हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी लोग। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अपन लोग एनसीईआरटी को कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी एक तरीके से बोल सकते हैं कि भाई ये पूरा एक महासागर है। क्योंकि एनसीईआरटी को 24 लाख बच्चे अप्रॉक्सिमेटली नीट का एग्ज़ाम देते हैं, सभी लोग पढ़ते हैं, लेकिन क्या सभी लोगों का उसमें सिलेक्शन होता है? नहीं होता है। उसका रीज़न है कि हमारे ज़िंदगी में जो ये जो 12th की एनसीईआरटी है और 11th की एनसीईआरटी है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब बात आती है कि हम लोगों को इसको रीडिंग कैसे करना है। तो रीडिंग करने का आप लोग डायरेक्टली इसको रीड नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसमें सभी चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा कंसाइज करके लिखा हुआ है। तो एक तो ये है कि पहले आप किसी के लेक्चर्स देखो, जो भी टीचर्स हैं। अभी मेरे पूरे कंप्लीट लेक्चर्स नहीं डले हुए हैं, तो विपिन सर के आप लेक्चर्स देख सकते हो मोस्टली, ठीक है। या फिर आप लोग क्या करो कि कोई रेफरेंस बुक यूज़ कर लो। तो आप लोग रेफरेंस बुक के लिए बहुत सारी बुक्स आती हैं जो आप लोग रीड कर सकते हो, लेकिन रेफरेंस बुक सिर्फ आप लोगों को समझने के लिए यूज़ करना है, वो भी उन स्टूडेंट्स को जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। यदि आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो आपको रेफरेंस बुक की ज़रूरत नहीं है। तो सेल्फ स्टडी वाले बच्चे इस बुक को फॉलो कर सकते हैं, डेट इज ए ट्रूमैन पब्लिकेशन, ठीक है। ट्रूमैन पब्लिकेशन की ये दोनों बुक्स आती हैं भाई, ये कोई भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, तो आप लोग इनको यूज़ कर सकते हो। और यदि आप लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हो तो उनके लेक्चर्स और उसके बाद एनसीईआरटी को रीड करना है। अब इसके बाद आती है कि एनसीईआरटी को रीड करना कैसे होता है। तो कुछ तो क्या होते हैं, कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स होते हैं जिनको आप लोगों को कॉन्सेप्ट बेसिस पे समझना ही समझना है। इसके बाद आते हैं भाई कुछ रट्टाफिकेशन वाले चैप्टर्स, जैसे कि लिविंग वर्ड्स, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम। तो इन चैप्टर्स को आपको टोटली एनसीईआरटी से पढ़ना होता है, एनसीईआरटी से ही नोट्स बनाना है, एनसीईआरटी से ही याद करना है। लेकिन ये तो वो चैप्टर्स होगा जो आपको टोटली एनसीईआरटी से पढ़ना है मोस्टली, ठीक है। इसके बाद जो आप कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स को पढ़ोगे, पहले आपने पूरा पढ़ लिया, उसके बाद फिर से क्या करना है, फिर से एनसीईआरटी को बार बार रीडिंग मारना है। अब एनसीईआरटी ये तो हो गई रीडिंग वाली बात कि आपको पहले से नोट्स को पढ़ना ही पढ़ना है, उसके बाद आप एनसीईआरटी पे आओगे, डायरेक्टली एनसीईआरटी पे नहीं आओगे। इसके बाद दूसरी बात आती है कि अब आपको हाइलाइटर्स का यूज़ करना है, 2 से 3 हाइलाइटर्स का यूज़ करो। इस तरीके से बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड नहीं करना है, क्योंकि आप एक ही एनसीईआरटी को बार बार पढ़ने वाले हो जब तक एनसीईआरटी अच्छी नहीं रहेगी। तो आप लोग उसको बार बार कैसे रीड करोगे, क्योंकि आप लोग एनसीईआरटी को कब रीड करते हो, जब वो अच्छी होती है, बार बार उस चीज़ को पढ़ने में मज़ा आता है। लेकिन एनसीईआरटी को यदि गंदी कर दोगे इस तरीके से, तो भाई एनसीईआरटी से फिर आप लोगों को पढ़ने का मन भी नहीं करेगा। तो 2 से 3 हाइलाइटर्स का यूज़ करो, जो भी क्वेश्चंस हैं उनको हाईलाइट करना है। तो एक तो वो क्वेश्चंस होंगे जो आपको लगेंगे कि आने वाले हो सकते हैं या फिर इम्पोर्टेंट हो सकता है। एक वो क्वेश्चंस होंगे जो PYQ में आए हुए होंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में दिए होंगे, उनको आप लोगों को हाईलाइट करना है और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करना है, वो भी अलग अलग हाईलाइट से। तो ये हो गया एक परफेक्ट तरीका जिस तरीके से आप लोग एनसीईआरटी को याद कर सकते हो। अब बात आती है क्या एनसीईआरटी की लाइनिंग को ही पढ़ना है? नहीं भाई, एनसीईआरटी के लाइनिंग के अलावा जो भी उसमें टेबल्स दी हुई हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और साथ के साथ में बीच बीच में बहुत सारे क्वेश्चंस भी एनसीईआरटी आप लोगों से पूछती है, तो उनका आंसर्स आना चाहिए। एनसीईआरटी सिर्फ क्या करती है, एक पॉइंट्स को लिख देती है, लेकिन उसको समझना पढ़ना टीचर्स का काम होता है, या फिर वो आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा यदि आप लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हो। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो स्ट्रक्चर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो इस तरीके से आप लोग एनसीईआरटी रीड कर सकते हो।